हाँ जी। हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। तो जुड़ गए आप सभी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास की बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, 7 बजे ये क्लास होती है, शाम को 7 बजे। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में देखते हैं। पिछले क्लास की बात करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समय झारखंड का क्या इतिहास रहा है और दोनों धर्मों का हमारे झारखंड में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इस चीज के ऊपर चर्चा किए थे। और दोनों धर्मों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। साथ ही साथ हम लोग देखे हैं कि जैन धर्म की बात करें चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, दोनों धर्मों का जो साक्ष्य है वो हमारे झारखंड के किस किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। आज के क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग मेनली मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मुंडाओं का आगमन हमारे झारखंड में कब हुआ, मुंडाओं का आगमन हमारे झारखंड में कौन से क्षेत्र से हुआ, मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में कैसे होती है, कब से होती है, और मुंडा शासन व्यवस्था का पतन जो है झारखंड में किस तरीके से हुआ। जब मुंडा शासन व्यवस्था का पतन हुआ तो उसी समय नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो किस तरीके से नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, चाहे मुंडाओं के प्रथम राजा की बात करें चाहे नागवंशियों के प्रथम राजा की बात करें, तो कौन बने थे मुंडाओं के प्रथम राजा और कौन बने थे नागवंशियों के प्रथम राजा। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था की, तो मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है वो 600 बीसी से होती है। 600 बीसी से मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, यानी 600 बीसी में मुंडाओं का आगमन हमारे झारखंड में होता है। और मुंडाओं के आगमन के साथ साथ मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत भी हमारे झारखंड में होती है, जो आगे चलकर 84 एडी तक रहती है। क्या? तो मुंडा शासन व्यवस्था यानी लगभग 700 वर्ष, 700 साल मुंडाओं का शासन हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। लगभग 700 साल मुंडाओं का जो शासन है वो हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। बात करेंगे मुंडाओं के आगमन की, तो मुंडाओं का आगमन झारखंड के कौन से क्षेत्र से हुआ है। उत्तर प्रदेश के रास्ते ये बिहार आए हैं और बिहार से होते हुए ये झारखंड के हजारीबाग जिले से एंटर किए हैं। तो मुंडाओं का जो आगमन है वो झारखंड के हजारीबाग जिले से 600 बीसी में हुआ है। और मुंडाओं के आगमन के साथ साथ हमारे झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है वो होती है। जिस वक्त मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत हमारे झारखंड में होती है तो रीसा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा जो है वो बनते हैं। रीसा मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा शासन व्यवस्था में रीसा मुंडा जो है मुंडाओं के प्रथम राजा बनते हैं। मुंडाओं के प्रथम राजा रीसा मुंडा बनते हैं और ये 600 बीसी में मुंडाओं के प्रथम राजा बनते हैं। तो इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे कि मुंडाओं के प्रथम राजा कौन बने थे। रीसा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा बने थे। जिस समय झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी और रीसा मुंडा झारखंड के क्षेत्र में अपना शासन कर रहे थे, उसी समय बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध का भी जन्म होता है। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है और मुंडा शासन व्यवस्था के समय बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। यानी झारखंड में एक तरफ मुंडा शासन व्यवस्था चल रही है और रीसा मुंडा झारखंड में शासन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उसी के पैरेलल गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे झारखंड में करते हैं। इसी के पैरेलल महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी 540 बीसी में होता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में चाहे बौद्ध धर्म की बात करें चाहे जैन धर्म की बात करें, दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हमारे झारखंड में चल रहा होता है। यानी मुंडा शासन व्यवस्था के समय ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म
दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। इसी समय मगध साम्राज्य भी चल रही होती है, और मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो झारखंड के कुछ हिस्सों में मगध साम्राज्य का भी शासन चल रहा होता है। तो झारखंड में कितना कुछ हो रहा था जब मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी, ऋषा मुंडा झारखंड में शासन कर रहे थे, उसी समय गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और झारखंड के कुछ हिस्सों में मगध साम्राज्य का भी शासन चल रहा होता है। मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य का जो सीमा है वो माना जाता है। तो इतनी सारी चीजें पैरेलल जो है वो चल रही होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। मुंडाओं के प्रथम राजा की बात करेंगे तो इसके बारे में तो हम लोग देख ही चुके हैं। मुंडाओं के प्रथम राजा जो है 600 बीसी में बनते हैं ऋषा मुंडा। लेकिन मुंडाओं के अंतिम राजा की बात करेंगे मदरा मुंडा, मुंडाओं के अंतिम राजा रहते हैं 84 एडी तक। मदरा मुंडा जो है मुंडाओं के अंतिम राजा रहते हैं। बीच में कौन मुंडाओं के राजा बने ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे और मुंडाओं के अंतिम राजा कौन थे, क्योंकि मुंडाओं के प्रथम राजा के साथ साथ झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और मुंडाओं के अंतिम राजा के साथ साथ मुंडा शासन व्यवस्था का पतन होता है और नए शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग नागवंशियों का आगमन भी जानेंगे। मुंडाओं का जो प्रवेश है वो हमारे झारखंड में 600 बीसी में हुआ है, और इसी के साथ साथ झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत भी हुई है। बात करेंगे जिस वक्त मुंडा शासन व्यवस्था चल रहा था उसी समय मगध साम्राज्य का भी शासन चल रहा था। बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था की तो मुंडाओं का जो आगमन है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से होते हुए झारखंड के हजारीबाग जिले से ये झारखंड में एंटर किए हैं। तो मुंडाओं का आगमन झारखंड के कौन से जिले से हुआ है? मुंडाओं का जो आगमन है वो हमारे झारखंड के हजारीबाग जिले से हुआ है। अब बात करेंगे कि मुंडाओं का पतन हो गया 84 एडी में। ठीक है, मुंडाओं का जब 84 एडी में पतन हुआ तो आखिर मुंडा शासन व्यवस्था के पतन होने का मुख्य कारण क्या था और नागवंशियों को किस तरीके से झारखंड का प्रभार मिला, किस तरीके से नागवंशी झारखंड के शासक बने और झारखंड में मुंडा शासन व्यवस्था की जगह एक नई शासन व्यवस्था शुरू हुई जिसे हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो आखिर इन दोनों का क्या कारण था? नागवंशी शासन व्यवस्था के शुरू होने का क्या रीजन था और मुंडा शासन व्यवस्था के पतन होने का क्या कारण था? बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था की तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा लोग थे उनके और उरांव के द्वारा बहुत झमेले थे। झमेले कहने का सेंस क्या है कि उरांव चाहते थे कि हम झारखंड में शासन करें और मुंडा चाहते थे कि हम झारखंड में शासन करें, लेकिन दोनों के जो राजा का चयन प्रक्रिया था कि राजा कौन बनेगा, चाहे वो उरांव की बात करें चाहे हम लोग मुंडा की बात करें, तो दोनों के राजा का जो चयन प्रक्रिया था वो बहुत ही जटिल था और दोनों के बीच में आपसी मतभेद भी थे। मुंडाओं और उरांव के बीच में आपसी मतभेद थे, इसीलिए मुंडा और उरांव दोनों के बीच में सहमति बनी कि हम लोग किसी और को दोनों मिलकर राजा बनाते हैं, किसी और को दोनों मिलकर राजा बनाते हैं। तो मुंडा और उरांव दोनों ने मिलकर सूतिया पाहन को झारखंड का राजा बनाया, झारखंड का शासक बनाया, और सूतिया पाहन के झारखंड के शासक बनने के साथ साथ झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है वो होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सूतिया पाहन जिसे दोनों के द्वारा झारखंड का शासक बनाया गया जो नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत करता है, तो ये सूतिया पाहन आखिर आया कहां से, ये सूतिया पाहन आखिर था कौन, इसका आगमन हमारे झारखंड में किस तरीके से होता है? कई सारी चीजें हैं, कई सारे क्वेश्चन भी आपके मन में बन रहे होंगे कि आखिर इस सूतिया पाहन का बीच में एंट्री
कैसे हो गया, आइए जानते हैं। तो मुंडा और ओरांव दोनों ने मिलकर नागवंशियों का झारखंड को प्रभाव दिया, मतलब नागवंशियों को झारखंड का प्रभाव दिया और दोनों ने मिलकर नागवंशियों को राज्य का शासन करने की व्यवस्था दी। नागवंशियों का आगमन इस तरीके से झारखंड में होता है 84 एडी में। अब नागवंशियों का आगमन इस तरीके से झारखंड में होता है 84 एडी में, तो 84 एडी में सूतिया पाहन झारखंड के शासक बनते हैं, झारखंड के राजा जो है वो बनते हैं। अब सूतिया पाहन झारखंड के राजा किस तरीके से बनते हैं, आइए जानते हैं। आप ये देख रहे होंगे पुंडरीक नाग। पुंडरीक नाग एक व्यक्ति होते हैं, ये अपने पत्नी के साथ वाराणसी से पुरी जा रहे होते हैं। एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है पुंडरीक नाग, ठीक है। तो पुंडरीक नाग जो है ये नए नए शादी किए हैं और ये नए नए शादी करके हनीमून पे जा रहे होते हैं। किसके साथ, तो अपने पत्नी के साथ में। अब जा कहाँ रहे थे, तो ये पुरी जा रहे थे घूमने के लिए। कहां से, वाराणसी से ये जा रहे थे पुरी घूमने के लिए। कौन, पुंडरीक नाग। लेकिन जब ये जा रहे थे घूमने के लिए कहां, पुरी, तो पुरी तो ये चले गए, पुरी में ये घूम लिए अच्छे से। लेकिन जब ये पुरी से वापस आ रहे थे, वाराणसी से पुरी ये हनीमून मनाने के लिए गए थे, छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, होगा राजा वाजा कहीं का होगा ये पुंडरीक नाग। तो ये छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, छुट्टियां मनाने के लिए जब ये चले गए पुरी, तो पूरा समंदर वंदर अच्छे से घूम लिया, समंदर में लहरों का मजा ले लिया, एकदम नहा धो के फ्रेश। जब नहा धो के ये फ्रेश हो गए, कौन, पुंडरीक नाग, इनका समंदर से मन भर गया, आराम से 1-2 साल उधर बिताया होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये सोचे कि अब छुट्टी तो बहुत मना लिए, अब क्या करते हैं, थोड़ा घर तरफ भी प्रस्थान करते हैं, तो घर तरफ चलते हैं। जब इसका पूरा एकदम छुट्टी उट्टी मन गया, एकदम पूरा घूम घाम लिए, पूरा ऐश मस्ती हो गया, किसका, पुंडरीक नाग का, तो ये जब घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, यानी पुरी से ये रिटर्न जा रहे थे वाराणसी, कौन, पुंडरीक नाग। तो बीच में इनके पत्नी को एक बच्चा हो जाता है। किनके, पुंडरीक नाग के पत्नी को बीच में एक बच्चा हो जाता है। और ये जो बच्चा है, अब जानबूझ के कहें या इंसिडेंट कहें, तो ये बच्चा साला झारखंड में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चा झारखंड में हो जाता है। और जब ये बच्चा झारखंड में हो जाता है, तो होता क्या है कि इस बच्चे के जन्म के साथ साथ पुंडरीक नाग की पत्नी, यानी इस बच्चे की जो मां होती है, इस बच्चे की मां की मृत्यु हो जाती है। इस बच्चे की मां जो है वो मर जाती है, यानी पुंडरीक नाग की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ये मर जाती है। अब पुंडरीक नाग की मृत्यु हो जाती है, तो इसी को लेके जो पुंडरीक नाग है वो भी, मतलब सोच ही रहे हैं आप, सोचिए कैसा आपके साथ होगा। आप सोचिए कि कोई आदमी अपना पूरा हनीमून बनीमून मना के आ रहा हो, पूरा छुट्टी उट्टी मना के आ रहा हो, पूरा समंदर में लहरों का मजा लिया हो, एकदम मंदिर वंदिर पूरा घूमा होगा, ठीक है। पुरी का मंदिर ऐसे ही फेमस है, तो पुरी का मंदिर घूमा होगा, समंदर में लहरों का मजा लिया होगा और फुल एंजॉय करके आ रहा हो, और अचानक उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए, उसकी पत्नी मर जाए, तो आप सोचिए क्या मेंटलिटी होगी उस समय, उसकी हालत क्या होगी। तो इसी टेंशन में ये जो पुंडरीक नाग है ये भी निकल लेते हैं, ठीक है। इनकी पत्नी के साथ साथ ये भी निकल लेते हैं। कौन, ये पुंडरीक नाग। पत्नी निकल ली तो पुंडरीक नाग बोल रहे थे कि हम लोग जब साथ में थे तो हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो पुंडरीक नाग भी टेंशन में निकल लेते हैं। जब पुंडरीक नाग टेंशन में निकल लेते हैं तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा तो अनाथ हो जाता है, इसके मां की भी मृत्यु हो जाती है और इसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बच्चा हो जाता है अनाथ, इसके दोनों माता पिता निकल लेते हैं अपना छुट्टी पे, ठीक है। जब ये निकल लेते हैं तो इस बच्चे का जो जन्म है ये 84 एडी में होता है। 84 एडी में इस बच्चे का जन्म जो है वो
हो जाता है। जब इसके बच्चे का जन्म हो जाता है तो होता क्या है, रांची में इनका जन्म होता है, रांची में, ठीक है। रांची को उस समय सुतियांबे के नाम से जाना जाता था, रांची के आसपास का इलाका था सुतियांबे। और उसी समय सुतियांबे में कौन शासन कर रहे होते हैं, तो सुतियांबे में शासन कर रहे होते हैं मुंडाओं के अंतिम राजा, कौन, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा सुतियांबे में शासन कर रहे होते हैं। मदरा मुंडा को पता चलता है, क्या पता चलता है, कि कोई बच्चा जो है वो क्या है, अनाथ हो गया है, उसके माता पिता निकल लिए हैं। जब उसके माता पिता निकल लिए हैं तो मदरा मुंडा जो सुतियांबे में राज कर रहे होते हैं, जो मुंडाओं के अंतिम राजा होते हैं मदरा मुंडा, वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, इसके माता पिता जब छुट्टी के लिए निकल लिए हैं तो इसका जो लालन पालन है, इसका जो भरण पोषण है, यानी इसको रखने की जिम्मेवारी मेरी, इसको बड़ा करने की जिम्मेवारी मेरी, इसका पालन जो है वो मैं करूंगा। तो सुतियांबे उस बच्चे को अपने घर में लेके आता है, और जब सुतियांबे उस बच्चे को घर में लेके आता है तो उस बच्चे का भरण पोषण सुतियांबे के द्वारा किया जा रहा था। लास्ट में 84 एडी में वो बच्चा 20 वर्ष का हो जाता है, ठीक है। 64 एडी में उस बच्चे का जन्म होता है रांची के सुतियांबे में, और 84 एडी में वो बच्चा 20 साल का हो गया होता है। 64 एडी में जन्म हुआ था, 84 एडी में 20 साल का हो गया था। तो 84 एडी में जो मदरा मुंडा थे, मदरा मुंडा क्या करते हैं, मदरा मुंडा उस बच्चे को राजा बना देते हैं। मदरा मुंडा, हम बोले ना कि मुंडाओं और उरांव के द्वारा समझौता किया गया, और मुंडाओं और उरांव के द्वारा समझौता करके उस बच्चे को, कौन सा बच्चा था वो, उस बच्चे का नाम था सूतिया पाहन। क्या नाम होता है, सूतिया पाहन। तो सूतिया पाहन को राजा जो है 84 एडी में बना दिया जाता है, और सूतिया पाहन के राजा बनने के साथ साथ झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि सूतिया पाहन जो थे वो नागवंशी परिवार के थे, उनके पिताजी का नाम पुंडरीक नाग था। तो सूतिया पाहन नागवंशी परिवार के होने के साथ साथ झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और मुंडा शासन व्यवस्था का पतन जो है वो हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से सूतिया पाहन झारखंड के शासक बनते हैं, झारखंड के राजा बनते हैं, और 84 एडी में नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और नागवंश की स्थापना जो है 84 एडी में हो जाता है। तो 84 एडी में एक तरफ मुंडा शासन व्यवस्था का पतन होता है, और एक तरफ नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। 84 एडी में मुंडाओं के अंतिम राजा मदरा मुंडा थे, और 84 एडी में ही नागवंशियों के प्रथम राजा बनते हैं सूतिया पाहन, ठीक है। अब ये जो सूतिया पाहन है, ये सूतिया पाहन झारखंड को 7 गढ़ों में डिवाइड कर देते हैं। हमारे झारखंड को 7 गढ़ में डिवाइड कर देते हैं, लोहागढ़, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, सिंहगढ़, केसलगढ़ और सुरगुमगढ़। तो ये 7 गढ़ हैं जो सूतिया पाहन के द्वारा पूरे झारखंड को डिवाइड कर दिए होते हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर झारखंड में और भी क्षेत्रीय राजवंश थे, तो थे, ऐसा नहीं था कि ये सूतिया पाहन जो हैं वो पूरे झारखंड में शासन कर रहे होते हैं, पूरे झारखंड में शासन नहीं कर रहे होते हैं। सूतिया पाहन छोटा नागपुर के क्षेत्र में शासन कर रहे थे, जो अपना हेडक्वार्टर यानी कह सकते हैं राजधानी, ठीक है। तो सूतिया पाहन ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। सूतिया पाहन ने सुतियांबे को अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, वो तो मदरा मुंडा ने बनाई थी। तो मदरा मुंडा जहां पे शासन कर रहे थे, सूतिया पाहन भी वहीं पे शासन कर रहे थे, सुतियांबे में राजधानी थी, ठीक है। तो साथ साथ और कौन झारखंड में शासन कर रहा था, झारखंड में पलामू वाले क्षेत्र में उस समय रक्सेल वंश का शासन चल रहा था, सिंहभूम वाले क्षेत्र में सिंह वंश का शासन चल रहा था, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में नागवंशियों का शासन जो है चल रहा था। और ये सूतिया पाहन जो झारखंड को 7 गढ़ में डिवाइड किए थे, ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो कुछ इस तरीके से नागवंशियों का आगमन झारखंड में होता है, और नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, और मुंडा शासन व्यवस्था का पतन
हो जाता है। नागवंशियों के प्रथम राजा जो है कौन बनते हैं? फनी मुकुट रॉय बनते हैं। यानी ये फनी मुकुट रॉय कौन है? तो यही है वो सुतिया पाहन। कौन है? सुतिया पाहन को ही फनी मुकुट रॉय के नाम से जाना जाता है। सुतिया पाहन को ही फनी मुकुट रॉय के नाम से जाना जाता है। ये 84 एडी से लेकर 162 एडी तक अपना शासन झारखंड में करते हैं। कौन? फनी मुकुट रॉय चाहे सुतिया पाहन कहें चाहे फनी मुकुट रॉय कहें, तो ये 84 एडी से अपना शासन शुरू करते हैं और 162 एडी तक 162 एडी तक ये झारखंड में शासन कर रहे होते हैं। इनके बाद मुकुट रॉय जो है 162 में 162 में शासक बनते हैं और 221 तक ये 221 ईस्वी तक ये जो है शासन कर रहे होते हैं। उसके बाद मदन रॉय 221 में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, नागवंशी शासक, और 278 एडी तक ये शासन कर रहे होते हैं। टाइम पीरियड को याद रखेंगे, टेन्योर को याद रखेंगे, कार्यकाल जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रताप रॉय 278 ईस्वी में झारखंड के शासक बनते हैं, जो 307 ईस्वी तक झारखंड में शासन करते हैं। अब फनी मुकुट रॉय यानी सुतिया पाहन झारखंड के शासक बनते हैं, तो फनी मुकुट रॉय के बारे में जानते हैं। फनी मुकुट रॉय यानी सुतिया पाहन झारखंड में नागवंशों के प्रथम राजा थे। जिस तरीके से रीसा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा थे, उसी तरीके से फनी मुकुट रॉय नागवंशों के प्रथम राजा थे। उसके बाद उसकी राजधानी सुतियांबे नहीं थी, बल्कि मदरा मुंडा, जो मुंडाओं के अंतिम राजा थे, जिसके द्वारा ये फनी मुकुट रॉय चाहे सुतियांबे कहें, इनको राजा बनाया गया था। तो मदरा मुंडा सुतियांबे में राज कर रहे थे, तो इन्होंने भी सुतियांबे में ही राज करना शुरू कर दिया। ठीक है। इनका विवाह पंचेत कहां है? धनबाद में है पंचेत। तो पंचेत के राजा के पुत्री के साथ हुआ था। किनका? फनी मुकुट रॉय का, यानी सुतिया पाहन का। फनी मुकुट रॉय का जो विवाह है वो धनबाद में है, पंचित डैम। तो वहीं के गांव के एक राजा के पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था और फनी मुकुट रॉय ही पहले ऐसे शासक थे, झारखंड के पहले शासक थे। ये टर्म याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फनी मुकुट रॉय ही झारखंड के पहले राजा थे, पहले शासक थे, जिन्होंने गैर आदिवासियों को झारखंड में प्रवेश करने का अनुमति दिया, झारखंड में रहने का अनुमति दिया। आज हम लोग देखते हैं कि झारखंड में राजपूत भी रहते हैं, झारखंड में ब्राह्मण भी रहते हैं, झारखंड में मारवाड़ी रहते हैं, तिवारी रहते हैं, हर कोई झारखंड में रहता है। तो हर कोई को झारखंड में, सभी समुदाय को झारखंड में रहने का जो अधिकार है वो फनी मुकुट रॉय यानी सुतिया पाहन के द्वारा ही दिया गया था। तो ये पॉइंट याद रखे, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कौन पहले शासक थे जिन्होंने गैर आदिवासियों को झारखंड में बसने का, झारखंड में रहने का अधिकार जो है वो दिया था। फनी मुकुट रॉय की बात करेंगे। इस समय भारत में कुषाण साम्राज्य का विस्तार चल रहा था। कुषाण साम्राज्य का विस्तार जो है चल रहा था जिस समय फनी मुकुट रॉय हमारे झारखंड में शासन कर रहे होते हैं। झारखंड के रांची और सिंहभूम में कुषाण साम्राज्य के सिक्के भी देखने को मिले हैं। कहां से? तो रांची से और सिंहभूम में। भारत में उस समय कुषाण साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, कुषाण साम्राज्य चल रहा था। ठीक है। और झारखंड में नागवंशियों का शासन चल रहा था। तो कुषाण साम्राज्य के जो सिक्के हैं वो कहां पे? सिंहभूम और रांची से देखने को मिले हैं। तो ये आप सिंहभूम का क्षेत्र देख रहे हैं, ये सिंहभूम, और ये हजारीबाग से जो है कुषाण साम्राज्य के सिक्के भी देखने को मिले हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि झारखंड में उस समय कौन कौन शासन कर रहे थे, तो झारखंड में उस समय 3 राजवंश जो थे शासन कर रहे थे। कौन कौन? छोटनागपुर के क्षेत्र में नागवंशी शासन कर रहे थे। बात करेंगे सिंहभूम के क्षेत्र में तो सिंह वंश शासन कर रहे थे, और पालामू के क्षेत्र में रक्सेल वंश शासन कर रहे थे। इन्हीं रक्सेल वंश को आगे जाकर चैरो पराजित करते हैं और पालामू में चैरो वंश की स्थापना करते हैं। तो सुतिया पाहन नागवंश के प्रथम राजा थे जिन्हें फनी मुकुट रॉय के नाम से भी जाना गया, और सुतिया पाहन ने झारखंड का नाम सुतिया नागखंड रखा।
सूतिया पाहन जो थे, जिन्हें फनी मुकुट रॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे झारखंड को 7 गढ़ों में बांटते हैं और हमारे झारखंड को सूतिया नागखंड नाम देते हैं। तो झारखंड का नाम सूतिया नागखंड किनके द्वारा दिया गया? तो आपको एग्जाम में या तो फनी मुकुट रॉय ऑप्शन में मिलेगा या तो सूतिया पाहन ऑप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे ये सूतिया पाहन यानी फनी मुकुट रॉय की, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने झारखंड में गैर आदिवासियों को रहने का अधिकार दिया था, गैर आदिवासियों को बसने का अधिकार दिया था। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।